कहीं पे तू जरा बता, तू जरा बता। आज की सेशन में हम अधिगम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तू जरा बता, इसी से हम क्या सीखेंगे, अधिगम कैसे सीखते हैं, यानी अधिगम क्या है इसके बारे में देखेंगे। अधिगम किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो लर्निंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिगम या फिर सीखना। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। अधिगम क्या है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है और व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे रास्ते में जा रहे हो, कोई मिल गया, देख लिया तो भी कुछ ना कुछ सीखते हो। घर जा रहे हो, कोई देख लिया, कुछ भी देख लिए, कोई चीज़ कुछ चीज़ पढ़ लिए तो भी सीखना है। रास्ते में जा रहे हो, ठोकर लग गई, तब भी कुछ ना कुछ सीखोगे कि ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। तो मनुष्य हर पल से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ऐसा कहो कि पूरे लाइफ वह सीखता रहता है। और व्यवहार में परिवर्तन, जैसे रास्ते में जा रहे हो, ठोकर लग गई, तो अगर फिर जा रहे हो, फिर अगर ठोकर लग गई तो वह सीखना नहीं कहलाएगा। सीखना क्या है, एक बार जैसे यहाँ रास्ते से जा रहे हो, यहाँ पे ठोकर लगी है तो अपने में वांछित परिवर्तन कर लो। यानी यहाँ पे ठोकर लगने वाली चीज़ है, यहाँ से ना जाके बल्कि ऐसे थोड़ा सा चले जाओ या फिर पैर उठा के चले जाओ। यानी ठोकर लगी तो उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ सीखे। अगर कुछ नहीं सीखे, यानी व्यवहार में परिवर्तन नहीं किए, यानी अपने चाल ढंग में परिवर्तन नहीं किए, तो वह सीखना नहीं कहलाएगा। परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, वांछित परिवर्तन, यही सीखना है। यानी सीखने में क्या होता है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होना जरूरी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। इतना कुछ सीखने के बाद क्या कह सकते हो कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप में या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, सीखना है। कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा भी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। जैसे जेफी गिलफोर्ड के अनुसार क्या परिभाषा दी है, तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। स्किनर महोदय ने सीखना के बारे में क्या परिभाषा दी है, इनका इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा है, ऐसा प्रश्न में आएगा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा है, तो स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट परिभाषा देख ले रहे हैं, क्रो एंड क्रो। इनको कौआ और कौआ मत कहिएगा, इनका नाम क्या है, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इनकी भी परिभाषा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम और सभी लोग इम्पॉर्टेंट कर लेना। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने सीखने के बारे में क्या परिभाषा दी है, तो वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती हैं। ये चारों डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में हमने इसको इंक्लूड किया है। आगे देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की क्या क्या विशेषता है, तो अधिगम की विशेषता क्या क्या है उसको देखते हैं। जीवन पर्यंत
चलने वाली प्रक्रिया है, यानी अधिगम जन्म से लेकर कब्र तक क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। सीखना अनुकूल की प्रक्रिया है, यानी सीखना एक, जब कोई चीज़ हम तभी सीखते हैं जब वह मेरे प्रति या मेरे लिए क्या हो, अनुकूल हो। जैसे रास्ते में जा रहे हो, ठोकर लगी तो आपने सोचा इस तरफ से ना जाया जाए, नहीं तो दोबारा ठोकर लगेगी। व्यवहार में परिवर्तन हुआ और अपने को उस तरफ से ना जा करके थोड़ा हट के गया, यानी हमारे लिए अनुकूल क्या था कि उससे टकराना नहीं, यानी सीखना अनुकूल की प्रक्रिया हो गई। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्यों है, तो कहीं भी जा रहे हैं कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, हर पल सीखते रहते हैं, हर जगह सीखते रहते हैं, हर वस्तु से सीखते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिगम क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये भी हम देख लिए। फॉर एग्जाम्पल वही कहीं जा रहे थे, ठोकर लग गई तो हमने अगली बार से बचकर चलना सीखा, यानी हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया, यानी हमने सीख लिया कि वहाँ पे जाने से हमको ठोकर लग सकती है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये भी बात देखो। जैसे कहीं जा रहे हो, अगर कोई किसी से आप मिले हो और उसके बाद उससे मिलने के बाद कहीं तकरार हो गई और आपसी में झगड़ा हो गया, तो सीखोगे कि यहाँ पे ऐसे हमको नहीं करना चाहिए, यानी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। इसलिए सीखना क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखेंगे हम कब, जब हमारे मस्तिष्क मानसिक यानी मस्तिष्क रहेगा तभी तो सीखेंगे। जिसके पास दिमाग नहीं रहेगा वो कहाँ से सीखेगा। तो सीखना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया सक्रियता पर निर्भर करती है। व्यक्ति तभी सीखता है जब उसके अंदर किसी चीज़ को सीखने की लालसा हो और वह सक्रिय रहे उसको सीखने के लिए। तो सीखना क्या है, एक सक्रियता पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो हम कुछ सीखते हैं या अधिगम करते हैं, अधिगम को क्या क्या चीज़ प्रभावित कर सकता है। तो क्या क्या कर सकता है, बालक की योग्यता, क्यों नहीं, जैसे छोटे बालक को आप, कोई छोटी क्लास का बच्चा है उसको बड़ी क्लास की बुकों को नहीं लगवा सकते, नहीं पढ़ा सकते, वह पढ़ ही नहीं पाएगा। तो क्या है, बालक की योग्यता पर निर्भर करता है। निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य की कोई कैसे सीखोगे, कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। परिपक्वता फॉर एग्जाम्पल वही छोटा बच्चा को अगर बड़ी या मोटी किताब पढ़ाने को दोगे तो नहीं पढ़ पाएगा, या अगर वह परिपक्व जब तक कोई बालक नहीं रहेगा तो वह सीख नहीं पाएगा, यानी परिपक्वता पर निर्भर करता है। परिवार पर आपके परिवार का वातावरण या परिवार कैसा है तो भी अधिगम को प्रभावित करता है। समाज भी अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है। समाज के अनुकूल है तभी आप सीखोगे, समाज के प्रतिकूल है उसको सीखोगे नहीं, उसको नकार दोगे। शिक्षक का व्यवहार, जैसे बालक अगर कोई चीज़ सीखता है, बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा है, सिखाने योग्य है और उसका व्यवहार ठीक है तो बच्चा क्या करता है, सीख लेता है। वातावरण, सीखने की इच्छा, वातावरण अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो भी सीखने को सीख लेता है बच्चा, और एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो नहीं सीख पाता है। सीखने की इच्छा, यानी अगर बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा है तभी वह सीख पाएगा, नहीं तो अधिगम नहीं कर पाएगा या सीख नहीं पाएगा। समाज तो अभी देख ही लिए, अगर समाज के अनुकूल कोई चीज़ सीखना तो वह प्रभावित करता है या सीख लेता है, नहीं तो नहीं सीखेगा। अधिगम वक्र की बात करें तो अधिगम वक्र क्या होता है, प्रश्न में पूछा जाता है कि अधिगम वक्र क्या है, अधिगम वक्र कितने प्रकार से होते हैं और पठार क्या है, अधिगम में पठार क्या है।
इन सभी के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो अधिगम वक्र, कर्व्स ऑफ लर्निंग। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ या आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इससे अधिकतम की न्यूनतम या अधिकता या शून्य प्रदर्शित किया जाता है। यानी जब हम अधिगम को किसी पेज पर ग्राफ या आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तब हम उसको अधिगम वक्र कहते हैं। यह न्यूनतम भी हो सकता है, अधिकतम भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अधिगम वक्र कितने प्रकार से हैं तो प्रश्न पूछा जाता है। अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से? सरल रेखी वक्र, उत्तरोत्तर वक्र, उत्तरोत्तर, और एक नतोदर वक्र होता है, और एक मिश्रित वक्र होता है। ये अधिगम पठार, इसको अभी हम बाद में बताएंगे। तो अधिगम वक्र कितने प्रकार से हैं? 4 प्रकार से। कौन कौन से? सरल रेखी वक्र, दूसरा उन्नतोदर वक्र, तीसरा नतोदर वक्र, और चौथा मिश्रित वक्र। इनमें से आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप किस वक्र में हैं। अब अधिगम वक्र के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। पहला कौन सा था? सरल रेखी वक्र था। सरल रेखी वक्र में क्या होता है? इसमें सीखने की गति एक समान होती है। यानी बच्चा जिस हिसाब से शुरू से सीखता है उसी हिसाब से हमेशा सीखता रहता है। तो सरल रेखी वक्र में क्या होता है? सीखने की गति हमेशा एक समान होती है। इसमें ज़रूर बताना कमेंट करके कि किस वक्र में आप सभी आते हो। अधिगम के दूसरे वक्र कौन से हैं? तो उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र में क्या है? इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद गति धीमी होना शुरू हो जाती है। उन्नतोदर वक्र में पहले बच्चा तेज होता है। कुछ बच्चे होते हैं जैसे शुरू में क्लास में तगड़े होते, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी सीखने की क्षमता और उनका ज्ञान जो है थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। उस तरह के बालक किस में आएंगे? उन्नतोदर वक्र में। तीसरा वक्र होता है नतोदर अधिगम वक्र। नतोदर अधिगम वक्र में क्या होता है? तो इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है और बाद में सीखने की गति तेज होती है। और इसमें ये भी बताना सभी लोग कि कौन सा वक्र बढ़िया है, सरल, उन्नतोदर, नतोदर या मिश्रित। इसमें क्या होता है? नतोदर वाले में शुरू में अधिगम स्लो होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है? ज्ञान बढ़ता जाता, सीखने की क्षमता में वृद्धि होती जाती है। 4th नंबर का वक्र है मिश्रित अधिगम वक्र। कौन सा है? मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू में अधिगम तेज हो या धीमी हो और अंत में भी तेज हो या धीमी हो। यानी बालक कुछ दिन सीखता, कुछ दिन नहीं सीखता, फिर कुछ दिन सीखता, फिर कुछ दिन नहीं सीखता है। इस प्रकार का जो वक्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित अधिगम वक्र। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है आप सभी को। कौन सा बना? बस एक मिनट। हाँ, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले धीमे था, फिर तेज हुआ, फिर धीमे हुआ, फिर तेज हुआ, फिर धीमे हुआ, फिर तेज हुआ, ऐसे। तो अब इसमें सभी लोग बताओ कि इसमें कौन सा सबसे बढ़िया है। इसके बाद देखते हैं अधिगम पठार। अधिगम पठार क्या है? अधिगम पठार, अधिगम करने में जो पठार आता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम पठार। पठार मतलब एक समान, मतलब जितना विकास हो गया बस उसी पे टिका रहा। तो अधिगम पठार में क्या? इसमें सीखने की गति रुक जाती है। अधिगम का पठार में अधिगम गति क्या होती है? 0 होती है। यानी वह बच्चा जितना सीख चुका है उसी पे यहाँ टिका रहता, तो उसी को हम क्या कहते हैं?
अधिगम पठार, पहले वृद्धि हुई फिर उसके बाद ऐसे रुक गई, तो इसको इस वाले स्थान को क्या कहेंगे? अधिगम पठार। अधिगम पठार में बच्चा की सीखने की गति क्या होती है? 0 होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है? तो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? अब पहले देख लेते हैं अधिगम स्थानांतरण क्या है। एक वर्ड आया है इसमें, स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या है? तो स्थानांतरण, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। यानी अधिगम स्थानांतरण में बात करें तो जब कोई एक सीखा हुआ कौशल दूसरे सीखे हुए कौशल में काम आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कोई यहाँ पे लड़की बाइक चला रही है, क्या चला रही है? बाइक। अब बाइक को चलाते हुए पहले बाइक चलाई, फिर उसके बाद क्या ले ली? गाड़ी ले ली, बड़ी गाड़ी। अब ये जो बाइक सीखी है इसी के थ्रू यह बड़ी गाड़ी भी चला लेगी, यानी ये सीखा हुआ काम इसमें भी काम आएगा। फिर ये गाड़ी चलाते हुए फिर ट्रक भी चला सकती है, यानी बाइक से सीखा हुआ ज्ञान कार में को चलाने में आया और कार से सीखा हुआ ज्ञान ट्रक को चलाने में आया। इसी को कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। अब अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार हैं? तो मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा ऋणात्मक स्थानांतरण और तीसरा शून्य स्थानांतरण। अब पहला देख लेते हैं। अधिगम स्थानांतरण में धनात्मक स्थानांतरण, यानी जब एक ज्ञान दूसरे ज्ञान में, एक ज्ञान लेने के बाद वह ज्ञान दूसरे ज्ञान को भी समझने में सहायता करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे एक अधिगम हो, यहाँ पे हमने सीखा और दूसरे में भी यह क्या करे? फायदा करे, तो यह कौन सा स्थानांतरण होगा? धनात्मक स्थान। जैसे हमने हिंदी पढ़ा, तो हिंदी पढ़ने के बाद अगर हम संस्कृत को पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगी? फ़ायदा मिलेगी। यानी हिंदी का पढ़ा हुआ ज्ञान किस में आ जाएगा? संस्कृत में फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पर कौन सा अधिगम का स्थानांतरण होगा? धनात्मक स्थानांतरण होगा। ऋणात्मक स्थानांतरण, इसमें जब सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे सीखे हुए ज्ञान में को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है, उसमें बल्कि घाटा ही पहुँचाता है, तो वहाँ पे कौन सा होता है? ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे इसका परिभाषा देख लेते हैं। किसी कार्य को करने ज्ञान की योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में बाधक होता है तो इसे सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकोलॉजी अगर पढ़ लोगे तो एसएससी का इंग्लिश मैथ पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में क्या होता है? जब कोई ज्ञान सीखा हो और वह ज्ञान किसी दूसरे ज्ञान में काम ना आए, ना उसे हानि पहुँचाए ना ही उसे लाभ पहुँचाए, तो वहाँ पे कौन सा स्थानांतरण होगा? शून्य स्थानांतरण होगा। जैसे यहाँ पे बच्चा साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाने के बाद वह अगर ट्रक चलाएगा उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही कोई नुकसान होगा, तो यहाँ पे कौन सा स्थानांतरण होगा? अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा। क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है? कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है? अधिगम में क्षैतिज स्थानांतरण वह स्थानांतरण होता है, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे ये सिंगर हैं और यहाँ ये सिंगर भी हैं और क्या हैं? डांसर भी हैं। तो अभिनेत्री यहाँ पे गायन का भी काम कर लेती हैं और गायन जो है अभिनेत्री का भी काम कर लेती हैं। ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो क्षैतिज स्थानांतरण में किस पर निर्भर करता है? क्षैतिज स्थानांतरण में परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे
वही एग्जाम्पल है, ये गा भी सकती हैं और डांस भी कर सकती है, और ये गा भी कर सकती हैं और डांस भी कर सकती हैं। तो आज के इस सेशन में हम अधिगम के बारे में चर्चा किए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।